जय हिंद साथियों। तो आज हमारी बीपीएजी 172 शासन मुद्दे एवं चुनौतियों की पहली क्लास है, जिसमें हम लोग जून 2025 एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारी आगे चलकर क्लासेस आएंगी जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा। वैसे ही हम क्लासेस का जो है लोड बढ़ा देंगे, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर आएंगे जिससे आप लोगों का एग्जाम जो है अच्छे से कवर हो सके। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके जो अदर पेपर कोड्स हैं उनकी भी आपको सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोग इसकी फ्री पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। यानी कि शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो लोकतंत्र को मजबूत करना किसी भी राष्ट्र के स्थायित्व, विकास और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी और विधि का शासन सुनिश्चित करना होता है। देखिए, शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत से उपाय किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सरकार में पारदर्शिता लाना, सरकार में जवाबदेही लाना, भागीदारी और विधि का शासन सुनिश्चित करना होता है। सबसे पहला जो तरीका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था। लोकतंत्र की नींव स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी चुनावों पर टिकी होती है। शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करे और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। दूसरा है, मतदाता सूची को समय समय पर अद्यतन यानी कि अपडेट किया जाना चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ किया जाए। इसके बाद धनबल और बाहुबल के दुरुपयोग को रोका जाए। सबसे पहला तरीका क्या है लोकतंत्र को मजबूत करने का? सबसे पहला तरीका है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करवानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर किसी भी देश में लोकतंत्र मजबूत है तो उसमें न्यायपालिका क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है ताकि कानून का शासन स्थापित हो सके। सरकार को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो अगर किसी भी देश में लोकतंत्र सुरक्षित है तो इसका मतलब है वहां पर न्यायपालिका फ्री है यानी कि आजाद है, वो कैसे भी निर्णय ले सकती है, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कि उस पर कोई भी पार्टी का दबाव नहीं है। इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना जरूरी है। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करें और उच्चाधिकारियों की तक की जांच कर सकें। इसके बाद है सूचना का अधिकार, आरटीआई को प्रभावी बनाना। आरटीआई कानून नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है। यानी कि आरटीआई जो कानून है उसको प्रभावी सरकार को बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है सरकार को सूचना उपलब्ध कराने में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि सार्वजनिक सूचना प्रणाली को और सरल और प्रभावी बनाना चाहिए। यानी कि आरटीआई का जो तरीका है उसको और सरल बनाना चाहिए, जिससे किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, इसके बाद है मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। शासन को मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने की बजाय उसे सहयोग देना चाहिए ताकि वह सरकार की नीतियों और कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा कर सके। तो यहाँ पर जो मीडिया सबसे जरूरी क्या है? मीडिया को स्वतंत्र होना। और मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन अब के जो भारत में इस समय मीडिया चल रही है तो उसको तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नागरिक समाज और एनजीओ का सशक्तिकरण। सरकार को ऐसे संगठनों को समर्थन देना चाहिए जो सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्य करते हैं। इन संगठनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि नागरिक समाज और एनजीओ का सशक्तिकरण, यानी कि हमको ऐसे सरकार को ऐसे संगठनों का समर्थन देना चाहिए जो सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर कार्य करते हैं। इसके बाद है शिक्षा और जागरूकता अभियान। नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना लोकतंत्र को मजबूत करता है।
शासन को नागरिक शिक्षा कार्यक्रमों, चुनावी साक्षरता अभियानों और लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद है प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लानी चाहिए। तो सरकारी तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए, जिससे आम नागरिक शासन प्रक्रिया में विश्वास महसूस करे। अधिकारियों और संस्थाओं को जवाबदेही बनाने के लिए समय समय पर ऑडिट, सोशल ऑडिट, जन सुनवाई आदि का आयोजन आवश्यक है। इसके बाद है विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। सभी नागरिकों और अधिकारियों को कानून के अधीन रहना चाहिए। शासन को कानून के प्रावधानों को समान रूप से लागू करना चाहिए, जिससे समाज में न्याय और समानता की भावना विकसित हो। इसके बाद है विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन देकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। यानी कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, उसने ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की थी। तो ये जो संशोधन था इसी कदम में महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम लोग आंसर का निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? शासन यदि पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो, भागीदारी पूर्ण हो और कानूनी दायरे में रहकर कार्य करता है, तो लोकतंत्र न केवल मजबूत होता है बल्कि नागरिकों का विश्वास भी शासन प्रणाली में बढ़ता है। एक सशक्त लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह नागरिकों की सतत भागीदारी और जागरूकता पर भी आधारित होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे भारत में इस समय लोकतंत्र कैसा चल रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, इसका हमको आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सतत मानव विकास का अवलोकन कीजिए। उससे पहले अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गैस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गैस पेपर में देखिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपकी जून 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें वो सभी क्वेश्चंस कवर किए गए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे आना है, shop.hindustannowledge.com। सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका मान लीजिए बीपीएजी है, तो यहाँ पर डालेंगे बीपीएजी। ठीक है, बीपीएजी 172। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गया हमारा हिंदी सॉल्व गेस्ट पेपर। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है इसका जो है गैस पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलती है वापस हम लोग अपनी क्लास पे। तो यहाँ पर है सतत मानव विकास का अवलोकन कीजिए। तो सतत मानव विकास यानी कि सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता, समानता और स्वतंत्रता और जीवन की गरिमा को बढ़ावा देना है। देखिए सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे वर्तमान समय में और भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा के रखती है। ठीक है, इसके बाद सतत मानव विकास के प्रमुख आयाम, सबसे पहला आर्थिक आयाम देखते हैं। तो व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आय में समानता को बढ़ावा देना, संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और वितरण, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। तो ये आर्थिक आयाम हो जाएंगे। इसके बाद इसके देखते हैं सामाजिक आयाम यानी कि सोशल डायमेंशन। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता होनी चाहिए, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, निर्धनता, भुखमरी और असमानताओं को कम करना चाहिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपके सतत विकास में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है पर्यावरणीय आयाम यानी कि इन्वायरमेंटल डायमेंशन। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद आते हैं सतत मानव विकास की विशेषताएं क्या रहेंगी। तो लंबी अवधि की दृष्टि, यह विकास वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के हित को भी ध्यान में रखता है। इसके बाद जन केंद्रित, यह विकास मानव की आवश्यकताओं, अधिकारों और क्षमताओं पर
केंद्रित होता है। इसके बाद समान अवसर, यह सभी वर्गों को समान अवसर देने पर बल देता है, विशेषता महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय। इसके बाद है संतुलित विकास, ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के बीच संतुलन बनाता है। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक एचडीआई और सतत विकास। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक तीन मुख्य मापदंडों पर आधारित है। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और जीविका। यानी कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य का मतलब है जीवन प्रत्याशा बढ़नी चाहिए, शिक्षा औसत शिक्षा अवधि और अपेक्षित शिक्षा अवधि बढ़ानी चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। हाल ही में एचडीआई में गोलियों और प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड यानी कि एचडीआई, पीएचडीआई जैसे सूचकांकों को जोड़ा गया है, जो यह दर्शाते हैं कि विकास कितनी हद तक सतत और न्याय संगत है। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्यों और मानव विकास। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य सतत मानव विकास की व्यापक ढांचों को प्रस्तुत करते हैं। ये 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक पूरा करना है। पहला है गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता और सुनिश्चित करना, स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना, जलवायु कार्रवाई को सशक्त बनाना इत्यादि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो हमको 2030 तक करने हैं कंप्लीट। ठीक है, ये लक्ष्य मानव विकास के बहुआयामी स्वरूप को प्रतिबंधित करते हैं। इसके बाद है भारत में सतत मानव विकास। तो सबसे पहले उसमें प्रमुख प्रयास क्या किए गए थे? तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी उसी सतत विकास के तहत, तो जिसमें मानव पूंजी में निवेश। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान आया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए था। इसके बाद उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु थे। इसके बाद राष्ट्रीय कार्य योजना आया, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रावधान किए गए थे। इसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? तो चुनौतियां हैं बढ़ती आर्थिक विषमता, यानी कि किसी के पास धन बहुत अधिक बढ़ रहा है, कोई और गरीब होता चला जा रहा है। तो ये बढ़ती जो है आर्थिक विषमता है। और उसमें क्या है जो सतत विकास है, उसमें क्या होना चाहिए कि सबकी जो है आय वो आर्थिक स्थिति समान होनी चाहिए। इसके बाद है पर्यावरणीय क्षरण और जल संकट, शहरीकरण और अनियोजित विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए चुनौतियां का उसके सामने आ रही। सबसे पहले तो बढ़ती आर्थिक विषमता, यानी कि लोगों किसी के पास धन बहुत अधिक है, किसी के पास धन बहुत कम है। इसके बाद पर्यावरणीय क्षरण और जल संकट, यानी कि लोगों जो पर्यावरण संरक्षण का जो क्षरण हो रहा है और जो जल संकट की स्थिति आ रही है, वो भी इसके सामने चुनौती बनी हुई है। इसके बाद शहरीकरण और अनियोजित विकास है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन। इसके बाद निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में सतत मानव विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि एक समग्र और न्याय संगत विकास प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करती है। यह विकास की ऐसी संकल्पना है जो समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाकर वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित रूप से पूरा करने की कोशिश करती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कारपोरेट शासन के अर्थ क्या है? महत्व और उसके सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। यानी कॉरपोरेट शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कंपनियों का संचालन और नियंत्रण किया जाता है। इसमें कंपनी के प्रबंधन, निदेशक मंडल, शेयरधारकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों को तय किया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो कॉरपोरेट शासन वह प्रक्रिया और ढांचा है जिसके तहत किसी कंपनी के उद्देश्य तय किए जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य नीतियां बनाई जाती हैं और प्रदर्शन की निगरानी की जाती है। तो कॉरपोरेट शासन क्या होता है? कॉरपोरेट शासन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के लिए उद्देश्य कैसे बनाए जाएंगे, उसमें क्या क्या रखा जाएगा, वो सब तय किया जाता है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए कैसी कार्य नीतियां बनाई जाएंगी, वो सब कॉरपोरेट शासन में आता है। और प्रदर्शन की निगरानी कैसे की जाएगी, वो सारी जानकारी कॉरपोरेट शासन के तहत आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉरपोरेट शासन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले है पारदर्शिता। तो कंपनी की कार्यप्रणाली में स्पष्टता लाकर निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बनाए रखा जाता है। इसके बाद है निवेशकों का संरक्षण, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, छोटे और बड़े निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है। इसके बाद जवाबदेही होती है। इसमें निदेशकों और प्रबंधन को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है। नैतिक और विश्वास रहता है, कंपनी के भीतर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, जिससे बाजार में विश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ती है।
इसके बाद है वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण में कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। इसके बाद है कानूनी अनुपालन यानी कि लीगल कंप्लायंस, कंपनी को कानूनों और नियमों के अनुसार संचालित करने में सहायता करता है। इसके बाद दीर्घकालिक स्थायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कंपनी को सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में प्रेरित करता है। इसके बाद आ जाते हैं, तो ये आपके क्या थे, ये आपके कारपोरेट शासन का महत्व था। इसके बाद देखते हैं कारपोरेट शासन के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला सिद्धांत है पारदर्शिता, कंपनियों की नीतियां, निर्णय और वित्तीय जानकारी स्पष्ट रूप से साझा की जानी चाहिए। इसके बाद जवाबदेही, निदेशक मंडल और प्रबंधन को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। निष्पक्षता, सभी हितधारकों, शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता आदि के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं उत्तरदायित्व पर। तो बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी की गतिविधियां सामाजिक, कानूनी और पर्यावरणीय दायित्वों के अनुसार हों। इसके बाद भागीदारी पर आते हैं। तो हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने से शासन में मजबूती आती है, यानी कि जो भी उसके स्टेक होल्डर है उनको भी कोई भी निर्णय में शामिल करना चाहिए, जिससे शासन में मजबूती आती है। इसके बाद है नैतिक व्यवहार, एथिकल कंडक्ट, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं से बचना और ईमानदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद है रणनीतिक दृष्टिकोण, तो कंपनी को दीर्घकालिक लक्ष्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों की ओर उन्मुख करना चाहिए। इसके बाद भारत में कारपोरेट शासन से संबंधित पहले, यानी कि देखिए भारत में जो भी कारपोरेट शासन चल रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनियां बनाई गए थे, कौन कौन से। सबसे पहले तो हमारी सेबी है जो हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या करती है, ये पूरे स्टॉक मार्केट की, इंडिया में जो भी स्टॉक मार्केट चल रहा है उसको रेगुलेट करती है। भारत में कॉर्पोरेट शासन को नियंत्रित करने वाली पहली वाली प्रमुख संस्था है एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नियमन के तहत कंपनियों को पारदर्शिता और खुलासे के लिए बाध्य किया गया है, यानी कि स्टॉक मार्केट में कोई घोटाला ना हो तो उसके लिए हमारी सेबी को बनाया गया था, ठीक है। इसलिए इसके बाद कंपनियां अधिनियम 2013 आया, जिसमें बोर्ड की संरचना, स्वतंत्र निदेशक, ऑडिट समिति, सीएसआर जैसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद आया हमारा नैतिक संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। तो कई कंपनियां अपनी स्वयं की आचार संहिता बनाती है जो नैतिक शासन में मदद करती हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में कारपोरेट शासन एक ऐसी प्रणाली है जो केवल कंपनियों के कार्य संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कंपनी की नैतिकता, जवाबदेही, पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थायित्व का भी प्रतीक है। एक मजबूत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली न केवल कंपनी की साख को बेहतर बनाती है, बल्कि समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपकी जो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहां पर टाइप करना है BPAG 172 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्जाम, ठीक है। और पीछे आपको लिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या लिख देंगे, हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। तो जैसे ही आप हिंदुस्तान नॉलेज लिखेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा, उस आर्टिकल पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं। अगर आपको गैस पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।